नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। अगला भाग सुनने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले के भाग जरूर सुन के आएं, उसके बाद ही अगला भाग सुनें। तो चलिए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। मेहता युवती की चपलता और साहस देखकर मुग्ध हो गए। तुरंत किनारे की ओर हाथ चलाए और 2 मिनट में युवती के पास जा खड़े हुए। युवती का रंग था तो काला, और वो भी गहरा। कपड़े बहुत ही मैले और फूहड़। आभूषण के नाम पर केवल हाथों में 2-2 मोटी मोटी चूड़ियां। सिर के बाल उलझे हुए अलग अलग। मुखमंडल का कोई भाग ऐसा नहीं जिसे सुंदर या सुघड़ कहा जा सके। लेकिन उस स्वच्छ निर्मल जलवायु ने उसके कालेपन में ऐसा लावण्य भर दिया था, और प्रकृति की गोद में पलकर उसके अंग इतने सुडोल, सुगठित और स्वच्छंद हो गए थे कि यौवन का चित्र खींचने के लिए उससे सुंदर कोई रूप न मिलता। उसका सबल स्वास्थ्य जैसे मेहता के मन में बल और तेज भर रहा था। मेहता ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, तुम बड़े मौके से पहुंच गई, नहीं मुझे न जाने कितनी दूर तैरना पड़ता। युवती ने प्रसन्नता से कहा, मैंने तुम्हें तैरते आते देखा तो दौड़ी। शिकार खेलने आए होंगे? हाँ, आए तो थे शिकार ही खेलने, मगर दोपहर हो गया और यही चिड़िया मिली है। तेंदुआ मारना चाहो तो मैं उसका ठौर दिखा दूं। रात को यहां रोज पानी पीने आता है, कभी कभी दोपहर में भी आ जाता है। फिर जरा सकुचाकर सिर झुकाए बोली, मगर उसकी खाल हमें देनी पड़ेगी। चलो मेरे द्वार पर चले, वहां पीपल की छाया है। यहां धूप में कब तक खड़े रहोगे? कपड़े भी तो गीले हो गए हैं। मेहता ने उसकी देह में चिपकी हुई गीली साड़ी की ओर देख कर कहा, तुम्हारे कपड़े भी तो गीले हैं। उसने लापरवाही से कहा, हाँ, हमारा क्या, हम तो जंगल के हैं, दिन दिन भर धूप और पानी में खड़े रहते हैं। अब तुम थोड़े ही रह सकते हो। लड़की कितनी समझदार है और बिल्कुल गंवार। अच्छा, तुम खाल लेकर क्या करोगी? हमारे दादा बाजार में बेचते हैं, यही तो हमारा काम है। लेकिन दोपहरी यहां काटे तो तुम खिलाओगी क्या? युवती ने लजाते हुए कहा, अब तुम्हारे खाने लायक हमारे घर में क्या है? मक्के की रोटियां खाओ तो धरी है, चिड़िया का सालन पका दूंगी, तुम बताते जाना जैसे बनाना हो। थोड़ा सा दूध भी है। हमारी गैया को एक बार तेंदुए ने घेरा था, मगर वो उसे सींगों से भगाकर भाग आई। तब से तेंदुआ उससे डरता है। लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ एक औरत भी है। तुम्हारी घरवाली होगी? नहीं, घरवाली तो अभी नहीं है, जान पहचान की है। तो मैं दौड़कर उनको बुला लाती हूं, तुम चलकर तब से छांव में बैठो। अरे नहीं नहीं, मैं बुला लाता हूं। तुम थक गए होगे, शहर के रहिया जंगल में कहां आते होंगे, हम तो जंगली आदमी हैं, किनारे ही तो खड़ी होंगी। जब तक मेहता कुछ बोले वो हवा हो गई। मेहता ऊपर चढ़कर पीपल की छांव में बैठे तो इस स्वच्छंद जीवन से उनके मन में अनुराग उत्पन्न हुआ। सामने की पर्वतमाला दर्शन तत्व की भांति अगम्य और अनंत फैली हुई, मानो ज्ञान का विस्तार कर रही हो। मानो आत्मा उस ज्ञान को, उस प्रकाश को, उस अगम्यता को उसके प्रत्यक्ष विराट रूप में देख रही हो। दूर के एक बहुत ऊंचे शिखर पर एक छोटा सा मंदिर था, जो उस अगम्यता में बुद्धि की भांति ऊंचा पर खोया हुआ सा खड़ा था। मानो वहां तक पर मारकर पक्षी विश्राम लेना चाहते हैं और कहीं स्थान नहीं पाता। मेहता इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे कि युवती मिस मालती को साथ लिया पहुंची। एक वन पुष्प की भांति धूप में खिली हुई, दूसरी गमले के फूल की भांति धूप में मुरझाई और निर्जीव। मालती ने बेदिली के साथ कहा, पीपल की छां तो बहुत अच्छी लग रही है, क्या? और यहां भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तभी युवती 2 बड़े बड़े मटके उठा लाई और बोली, तुम जब तक यहीं बैठो, मैं अभी दौड़कर पानी लाती हूं, फिर चूल्हा जला दूंगी, और मेरे हाथ का खाओ तो मैं एक क्षण में बाटियां सेक दूंगी। नहीं, अपने आप सेक लेना। हाँ, गेहूं का आटा मेरे घर में नहीं है, और यहां कहीं कोई दुकान भी नहीं है कि ला दूं। मालती को मेहता पर क्रोध आ रहा था,
बोली, तुम यहां क्यों आकर पड़ रहे? मेहता ने चिढ़ाते हुए कहा, अरे एक दिन जरा जीवन का आनंद भी तो उठाओ। देखो जरा कि मक्के की रोटियों में कितना स्वाद है। मुझसे मक्के की रोटियां खाई ही न जाएंगी और किसी तरह निगल भी जाऊं तो हजम न होंगी। अरे तुम्हारे साथ आकर तो मैं बहुत पछता रही हूं। रास्ते भर दौड़ाकर मार डाला और अब यहां लाकर पटक दिया। मेहता ने कपड़े उतार दिए थे और केवल एक नीला जांघिया पहने बैठे हुए थे। युवती को मटके ले जाते देखा तो उसके हाथ से मटके छीन लिए और कुएं पर पानी भरने चले। दर्शन के गहरे अध्ययन में भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य की रक्षा की थी और दोनों मटके लेकर चलते हुए उनकी मांसल और चौड़ी छाती और मछलीदार जांघें किसी यूनानी प्रतिमा के सुगठित अंगों की भांति उनके पुरुषार्थ का परिचय दे रही थी। युवती उन्हें पानी खींचते हुए अनुराग भरी आंखों से देख रही थी। वह अब उसकी दया के पात्र नहीं, श्रद्धा के पात्र हो गए थे। कुआं बहुत गहरा था, कोई 60 हाथ। मटके भारी थे और मेहता कसरत का अभ्यास करते रहने पर भी एक मटका खींचते खींचते शिथिल हो गए। युवती ने दौड़कर उनके हाथ से रस्सी छीन ली और बोली, तुमसे ना खींचेगा, तुम जाकर खाट पर बैठो, मैं खींच लेती हूं। मेहता अपने पुरुषत्व का यह अपमान न सह सके। रस्सी उसके हाथ से फिर ले ली और जोर मारकर एक क्षण में दूसरा मटका भी खींच लिया और दोनों हाथों में दोनों मटके लिए आकर झोपड़ी के द्वार पर खड़े हो गए। युवती ने चटपट आग जलाई, लालसर के पंख झुलस डाले, छुरे से उसकी बोटियां बनाई और चूल्हे में आग जलाकर मांस चढ़ा दिया और चूल्हे के दूसरे आले पर कढ़ाई में दूध उबालने लगी और मालती भोहे चढ़ाए खाट पर खिन्न मन्न पड़ी। इस तरह इस दृश्य को देख रही थी मानो उसके ऑपरेशन की तैयारी हो रही हो। मेहता झोपड़ी के द्वार पर खड़े होकर युवती के गृह कौशल को अनुरक्त नेत्रों से देखते हुए बोले, मुझे भी तो कोई काम बताओ, मैं क्या करूं? युवती ने मीठी झिड़की के साथ कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जाकर बाई के पास बैठो, बेचारी बहुत भूखी है, दूध गर्म हुआ जाता है, उसे पिला देना। उसने एक घड़े से आटा निकाला और फिर गूंथने लगी। मेहता उसके अंगों का विलास देखते रहे। युवती भी रह रहकर उन्हें कनखियों से देखकर अपना काम करने लगती थी। तभी मालती ने पुकारा, तुम वहां क्यों खड़े हो? मेरे सिर में जोर का दर्द हो रहा है, आधा सिर ऐसा फटा पड़ता है जैसे गिर जाएगा। मेहता ने आकर कहा, मालूम होता है तुम्हें धूप लग गई है। मैं क्या जानती थी कि तुम मुझे मार डालने के लिए यहां लाए हो? तुम्हारे साथ कोई दवा भी तो नहीं है? क्या मैं किसी मरीज को देखने आ रही थी जो दवा लेकर चलती? मेरा एक दवाओं का बक्सा है, मगर वो सेमरी में है। उफ, ये सिर फटा जाता है। मेहता ने उसके सिर की ओर जमीन पर बैठकर धीरे धीरे उसका सिर सहलाना शुरू किया। मालती ने आंखें बंद कर ली। युवती हाथों में आटा भरे, सिर के बाल बिखेरे, आंखें धुएं से लाल और सजल, सारी देह पसीने में तर, जिससे उसका उभरा हुआ वक्ष साफ झलक रहा था। आकर खड़ी हो गई और मालती को आंखें बंद किए पड़ी देखकर बोली, बाई को क्या हो गया है? मेहता बोले, सिर में बड़ा दर्द है। पूरे सिर में है कि आधे में? आधे में बतलाती है। दाईं ओर है कि बाईं ओर? बाईं ओर। अच्छा, मैं अभी दौड़कर एक दवा लाती हूं, घिस कर लगाते ही अच्छा हो जाएगा। अरे तुम इस धूप में कहां जाओगी? युवती ने सुना ही नहीं, वेग से एक ओर जाकर पहाड़ियों में छिप गई। कोई आधा घंटे बाद मेहता ने उसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते देखा। दूर से बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। मन में सोचा, इस जंगली छोकरी में सेवा का कितना भाव और कितना व्यवहारिक ज्ञान है। लू और धूप में आसमान पर चढ़ी चली जा रही है। मालती ने आंखें खोल कर देखा। कहां गई वो कलूटी? गजब की काली है, जैसे आबनूस का कुंदा हो। इसे भेज दो, राय साहब से कह आए कि कार यहां भेज दे। इस तपिश में तो मेरा दम निकल जाएगा। अरे कोई दवा लेने गई है, कहती है कि उससे आधा सिर का दर्द बहुत जल्द आराम हो जाता है। अरे इनकी दवाइयां इन्हीं को फायदा करती हैं, मुझे न करेंगी। अरे तुम तो इस छोकरी पर लट्टू हो गए हो, लट्टू। कितने छिछोरे हो।
जैसी रूह वैसे फरिश्ते। मेहता को कटु सत्य कहने में संकोच न होता था। अरे कुछ बातें तो उसमें ऐसी हैं कि अगर तुम में होती तो तुम सचमुच देवी हो जाती, देवी। उसकी खूबियां उसे मुबारक हो, मुझे देवी बनने की इच्छा नहीं है। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जाकर ले आता हूं। यद्यपि कार यहां आ भी सकेगी, मैं नहीं कह सकता। उस कलूटी को क्यों नहीं भेज देते? अरे वो बेचारी दवाई लेने गई है, फिर आकर भोजन पकाएगी। अच्छा, तो आज आप उसके मेहमान हैं, शायद रात को भी यहीं रहने का विचार होगा। अब रात को शिकार भी तो अच्छे मिलते हैं। मेहता ने इस आक्षेप से चिढ़कर कहा, इस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वो ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो मेरी आंखें फूट जाएं। मैं अपने किसी घनिष्ठ मित्र के लिए भी इस धूप और लू में उस ऊंची पहाड़ी पर न चढ़ता, और हम तो केवल घड़ी भर के मेहमान हैं, ये वो जानती है। वो किसी गरीब औरत के लिए भी इसी तत्परता से दौड़ जाएगी। मैं तो विश्व बंधुत्व और विश्व प्रेम पर केवल लेख लिख सकता हूं, केवल भाषण दे सकता हूं, मगर वो उस प्रेम और त्याग का व्यवहार करती है। कहने से करना कहीं कठिन है, इसे तुम भी जानती हो। मालती ने उपहास भाव से कहा, बस बस, वो देवी है, मैं मान गई। उसके वक्ष में उभार है, नितंबों में भारीपन है। देवी होने के लिए और क्या चाहिए? मेहता तिलमिला उठे, तुरंत उठे और कपड़े पहने जो कि सूख गए थे, बंदूक उठाई और चलने को तैयार हुए। मालती ने फुंकार मारी, मुझे अकेली छोड़कर तुम नहीं जा सकते। अरे तब कौन जाएगा? वही तुम्हारी देवी। मेहता हत बुद्धि से खड़े थे। नारी पुरुष पर कितनी आसानी से विजय पा सकती है, इसका आज उन्हें जीवन में पहला अनुभव हुआ। वो दौड़ती हाँफती चली आ रही थी, वही कलूटी युवती, हाथ में एक झाड़ लिए हुए। समीप आकर मेहता को कहीं जाने को तैयार देखकर बोली, मैं वो जड़ी खोज लाई, अभी घिसकर लगा देती हूं। लेकिन तुम कहां जा रहे हो? मांस तो पक गया होगा। अरे मैं रोटियां सेक देती हूं, दो एक खा लेना, बाई दूध पी लेगी। जब ठंडा हो जाए तो चले जाना। उसने निसंकोच भाव से मेहता के अचकन की बटनें खोल दी। मेहता अपने को बहुत रोके हुए थे। उनका जी होता था कि इस गवारिन के चरणों को चूम ले। तभी मालती ने कहा, अरे अपनी दवाई रहने दे, नदी के किनारे बरगद के नीचे हमारी मोटर कार खड़ी है, वहां और लोग होंगे, उनसे कहना कार यहां लाए, दौड़ी हुई जा। युवती ने दीन नेत्रों से मेहता को देखा। इतनी मेहनत से बूटी लाई, उसका यह अनादर। इस गवारिन की दवा इन्हें नहीं जची तो न सही, उसका मन रखने को ही जरा सी लगवा लेती तो क्या हो जाता। उसने बूटी जमीन पर रखकर पूछा, तब तक तो चूल्हा ठंडा हो जाएगा बाई जी, कहो तो रोटियां सेक कर रख दूं। बाबूजी खाना खा लें, तुम दूध पी लो और दोनों जने आराम करो, तब तक मैं मोटर वाले को बुला लाऊंगी। वो झोपड़ी में गई और बुझी हुई आग फिर जलाई। देखा तो मांस उबल गया था, कुछ जल भी गया था। जल्दी जल्दी रोटियां सेकी। दूध गर्म था, उसे ठंडा किया और एक कटोरे में मालती के पास लाई। मालती ने कटोरे के भद्देपन पर मुंह बनाया, लेकिन दूध त्याग न सकी। मेहता झोपड़ी के द्वार पर बैठकर एक थाली में मांस और रोटियां खाने लगे। युवती खड़ी पंखा झल रही थी। मालती ने युवती से कहा, अरे उन्हें खाने दे, कहीं भागे नहीं जाते वो, तू जाकर गाड़ी ला। युवती ने मालती की ओर एक बार सवाल की आंखों से देखा। ये क्या चाहती है, इनका आशय क्या है? उसे मालती के चेहरे पर रोगियों की सी नम्रता और कृतज्ञता और याचना न दिखाई दी। उसकी जगह अभिमान और प्रमाद की झलक थी। गवारिन मनोभावों को पहचानने में चतुर थी। बोली, मैं किसी की लौंडी नहीं हूं बाई जी, तुम बड़ी हो तो अपने घर की बड़ी हो, मैं तुमसे कुछ मांगने तो नहीं जाती, मैं गाड़ी लेने न जाऊंगी। मालती ने डांटा, अच्छा तूने गुस्ताखी पर कमर बांधी बेटा, बता तू किसके इलाके में रहती है? ये राय साहब का इलाका है, तो तुझे उन्हीं राय साहब के हाथों हंटरों से पिटवाऊंगी। मुझे पिटवाने से तुम्हें सुख मिले तो पिटवा लेना बाई जी, कोई रानी महारानी थोड़ी हूं कि लश्कर भेजनी पड़े। मेहता ने दो चार कौर निगले ही थे कि मालती की ये बातें सुनी।
कौर कंठ में अटक गया। जल्दी से हाथ धोया और बोले, वो नहीं जाएगी, मैं जा रहा हूं। मालती भी खड़ी हो गई। उसे जाना पड़ेगा, मेहता ने अंग्रेजी में कहा। अरे उसका अपमान करके तुम अपना सम्मान नहीं बढ़ा रही हो मालती। मालती ने फटकार बताई, ऐसी ही लौंडियां मर्दों को पसंद आती हैं जिनमें और कोई गुण हो या ना हो। उनकी टहल दौड़ दौड़कर प्रसन्न मन से करे और अपना भाग्य सराहे। किस पुरुष ने मुझसे ये काम करने को तो कहा? वो देवियां हैं, शक्तियां हैं, विभूतियां हैं। मैं तो समझती थी कि वो पुरुषत्व तुम में कम से कम नहीं है, लेकिन अंदर से संस्कारों से तुम भी वही बराबर हो। मेहता मनोविज्ञान के पंडित थे, मालती के मनोरहस्यों को समझ रहे थे। ईर्ष्या का ऐसा अनोखा उदाहरण उन्हें कभी न मिला था। उस रमणी में जो इतनी मृदु स्वभाव, इतनी उदार, इतनी प्रसन्न मुख थी, ईर्ष्या की ऐसी प्रचंड ज्वाला। बोले, तुम कुछ भी कहो, मैं उसे जाने न दूंगा। उसकी सेवाओं और कृपाओं का यह पुरस्कार देकर मैं अपने नजरों में नीच नहीं बन सकता। मेहता के स्वर में कुछ ऐसा तेज था कि मालती धीरे से उठी और चलने को तैयार हो गई। उसने जल कर कहा, अच्छा तो मैं ही जाती हूं, तुम उसके चरणों की पूजा करके पीछे पीछे आना। मालती 2-3 कदम चली गई तो मेहता ने युवती से कहा, अब मुझे आज्ञा दो बहन, तुम्हारा ये स्नेह, तुम्हारी ये निस्वार्थ सेवा हमेशा याद रहेगी। युवती ने दोनों हाथों से सजल नेत्र होकर उन्हें प्रणाम किया और फिर झोपड़ी के अंदर चली गई। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए सुनो कहानी के साथ। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और साथ ही साथ बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।